हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं जफर शेख और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रायोमोटिव्स। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर चल रही है एक महारिविजन सीरीज जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाता हूं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसकी ये वीडियो आज होने वाली है लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं जिसके अंदर मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा चुका हूं कंप्लीट तरीके से। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। मैंने बहुत कम ही सेकंड के अंदर, मतलब बहुत कम मिनट के अंदर उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। बाकी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो आता है हमें मेनली पढ़ना होता है क्लीवेज साइकिल, यानी जिसे हम क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। उसके बाद इम्प्लांटेशन, उसके बाद आ जाता है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद आता है आपका पार्चुरेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, एंड लास्ट वन इज लैक्टेशनल पीरियड। तो ये 5 टॉपिक हमें इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्लीवेज में क्या होता है। क्लीवेज साइकिल, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्लीवेज साइकिल एक नॉर्मल सेल डिवीजन से बहुत ज़्यादा अलग डिवीजन होती है। इसके अंदर ग्रोथ फेज नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सेल डिवीजन के अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज होता है, बट क्लीवेज डिवीजन के अंदर क्या होता है कि ये दोनों फेज यानी G1 G2 फेज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो सेल है, मान लो जो सेल आपकी सेकेंडरी oocyte है वो उनका साइज सेम रहने वाला है और बस उनके अंदर इंटरनल डिवीजन हो रही होती है, जिसको अपन इंट्रिंसिक डेवलपमेंट भी कहते हैं या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ भी कहते हैं। तो आप देखोगे कि डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्लीवेज होते किस तरीके से। सबसे पहले ओवरी के अंदर से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, मतलब आप जानते हो, आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही बताया था कि कहीं ना कहीं ओवरी के अंदर फॉलिकल क्या हो रहे होते हैं, आपके ग्रो कर रहे होते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी oocyte जाकर आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर वेट कर रहा होता है, किसका, स्पर्म का। और आपका सेकेंडरी oocyte कितने मतलब देर तक वेट करता है किसी भी स्पर्म का, वो भी आपको याद रखना है कि जो ओवा है या फिर सेकेंडरी oocyte है वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट के अंदर 24 घंटे तक बस वेट करता है, यानी कि 1 दिन तक। अगर 1 दिन के बाद स्पर्म नहीं आता है तो आपका जो सेकेंडरी oocyte है या ओवा वो डीजनरेट कर जाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो बाहर आ जाता है। उसके बाद अगर मान लो कि स्पर्म एंटर हो गया उस टाइम पीरियड में जब आपका सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में था, तो होगा क्या कि स्पर्म आपके ओवा को फर्टिलाइज कर देगा एंड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जाइगोट बनने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जाइगोट बनने से पहले सेकेंडरी पोलर बॉडी मतलब oocyte में से, सेकेंडरी oocyte से बाहर निकल जाएगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि फर्स्ट डे मान लो जाइगोट बन गया, तो सेकेंड डे जाइगोट के अंदर डिवीजन होगी, वो 2n से 4n में बन जाएगा, यानी कि वो एक सेल से 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर वो 4 में डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे ही सीरीज चलते रहेगी। और एट द एंड आप देखोगे कि जो सेल डिवीजन होगी वो कहीं ना कहीं 16 सेल डिवीजन पर जाके अटक जाएगी, जिसको हम कहते हैं आपका एडवांस मोरूला। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी कहीं ना कहीं ऐसा डायग्राम आपको दे रखा है, उसने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है ABCDEFGH, ये सारे आपको दे रखे हैं और इनके मैंने आपको नेमिंग करके बता दिया कि इनका मतलब क्या है। यानी अगर A की बात करूं तो A रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेकेंडरी oocyte को और B रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन को कहीं ना कहीं, या फिर डायरेक्टली आप बोलो तो जाइगोट की फॉर्मेशन को। C जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड सेल स्टेज, एंड D इज योर 4th सेल स्टेज, E है आपकी 8th सेल स्टेज, यानी इसको हम कहते हैं अर्ली मोरूला स्टेज। उसके बाद F जो है वो आपके 16 सेल स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कहते हैं हम एडवांस मोरूला। और उसके बाद आ जाता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, यानी जो ये G है, ये G आपका ब्लास्टोसिस्ट है। एंड याद रखना कि ब्लास्टोसिस्ट ही वो सेल बॉडी होती है जो जाकर
इम्प्लांट होती है यूटरस के अंदर। अब जो ये H है, ये H रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्लांटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है H। अगर मैं एक इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती है, और मेम्ब्रेन बनने के बाद यहां पर आपकी अंदर की तरफ बनती है इनर सेल या फिर इनर मास सेल। ठीक है, याद रखना कभी भी इम्प्लांटेशन हमेशा इस वाले रीजन से होगा, इम्प्लांटेशन जो होगा वो इस रीजन से होगा, और इस वाले रीजन को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये भी ध्यान रखना। तो इम्प्लांटेशन हो गया, यानी क्लीवेज भी हमने करवा दी। क्लीवेज के अंदर सेल डिवीजन होते हैं नॉर्मली, बट याद रखना कि उसमें ग्रोथ नहीं होती है। फिर इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन में आपके ब्लास्टोसिस्ट वाली फेज इम्प्लांट होती है यूट्रस के अंदर, और वो भी इनर सेल मास के साइड से होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन होने के अगले दिन क्या होगा कि जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट थी उसके अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 2 हिस्से, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका आ जाता है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और एक आ जाता है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन मेनली आपको पढ़ना क्या है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, जो आगे जाकर एक कोरियोनिक विलाय बनाती है, और कोरियोनिक विलाय ही आगे आपकी प्लेसेंटा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आप ध्यान रखोगे। उसी के बाद जो आपका इनर सेल मास होता है, वो इनर सेल मास फॉर्मेशन करता है 3 टाइप के जर्म लेयर का, और वो 3 जर्म लेयर आप जानते हो। उन 3 जर्म लेयर का नाम है आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी खत्म हो जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका पार्चुरेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेबी। अगर आपको पता हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं एक फेज और आती है जिसे कहते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के अंदर आप जानते हो किसी भी फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, तो इस हिसाब से 3 ट्राइमेस्टर 9 महीने के हुए। अब क्या चलता है कि इन 3 ट्राइमेस्टर के अंदर ही किसी भी न्यूबॉर्न बेबी यानी कि फीटस के अंदर ग्रोथ चल रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उनके हार्ट, ऑर्गन या अदर थिंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही बेबी जैसे ही फीटस डिलीवरी होने के लिए तैयार होता है, तो उस पीरियड को हम कहते थे पार्चुरेशन पीरियड। और उस टाइम पे होता क्या है बेसिकली, उस टाइम पे होता ये है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा सिग्नल भेजता है ब्रेन के पास। उसी के साथ साथ जो बेबी इनसाइड है बॉम्ब के, वो भी कहीं ना कहीं सिग्नल भेजता है, जिसको हम कहते हैं सिग्नल फॉर पार्चुरेशन फ्रॉम फीटस एंड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भी सिग्नल भेजता है और फीटस भी भेजता है। उसके बाद क्या होता है, इसे कहते हैं हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये एक टाइप का न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होता है। और इसके बाद होता क्या है कि ये सिग्नल जाता है सीधा ब्रेन के पास, यानी ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी को मतलब हाइपोथैलेमस के पास ये मैसेज आता है। हाइपोथैलेमस वहां से एक हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है। और उसके बाद आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता कहां से है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फीटस के डिलीवरी के लिए। क्योंकि आप देखोगे यहां पर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, पहले माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है यूटरस के अंदर। बट जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, तब क्या होता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले फीमेल के जो वेजाइना का जो साइज होता है वो कम होता है, लेकिन जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उनके वेजाइना का साइज बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसके बाद बेबी आपका बाहर डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज योर पार्चुरेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेबी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मान लीजिए कि अगर फीमेल, अब आपने 3 इडियट तो देखी होगी जिसके अंदर आपने वो सीन देखा होगा जब एंड में उसका बेबी नहीं हो रहा होता है। सिमिलर कंडीशन में आप ऐसा सपोज करो कि एक फीमेल है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि पुश करो, बट क्या है कि इंटरनल तरीके से मतलब आपकी पिट्यूटरी साथ नहीं दे रही है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो बाहर से
बाहर से एक इंजेक्शन देता है फीमेल को, जो मतलब जो यूटरस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। और वो इंजेक्शन भी होता है ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही कहीं ना कहीं एक टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज कर देता है यूटरस के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बेबी इजीली बाहर आ जाता है। तो ये तो था आपका पार्चुरेशन। अब अगर बात करूं पार्चुरेशन होने के बाद, अब बेबी होने के बाद आप जानते हो कि फीमेल आ जाती है लैक्टेशनल पीरियड के अंदर। लैक्टेशनल पीरियड कहीं ना कहीं 6 मंथ का होता है। आपने ऐड भी देखा होगा कि बेबी होने के कम से कम 6 महीने तक तो बेबी को मदर का ही मिल्क पिलाना चाहिए, बाहर का कुछ नहीं खिलाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं, तो वो भी समझते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस, आप लोग पता है, आप लोगों ने 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। मान लो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं PRH, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, जो कि एक हार्मोन निकालता है PRL यानी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है। अब मिल्क की फॉर्मेशन हुई यानी बेबी है आपके पास, तभी मान लो डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी हो गई है, तो अब बेबी है, इसीलिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हार्मोन निकालता है। आगे जाके फिर ये आपका प्रोलैक्टिन निकलेगा, और प्रोलैक्टिन निकलेगा तब जाके मिल्क बनेगा। यानी अगर आपके पास बेबी नहीं है या बेबी अभी बॉम्ब में है, तो विदाउट बेबी मिल्क का सिक्रेशन भी नहीं होता है। उसके बाद एक और चीज होती है कि मान लीजिए कि बेबी है, बेबी क्या कर रहा है, बेबी निप्पल से मतलब अपना माउथ लगाकर मिल्क सक कर रहा है, तो होगा क्या, होगा ये कि बेबी का रिफ्लेक्स जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। मान लो यहाँ पे एक बेबी है, ये निप्पल से मिल्क सक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां से एक रिफ्लेक्स जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस के रिफ्लेक्स जाने की वजह से होगा क्या कि हाइपोथैलेमस से निकलेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी इसकी वजह से आपके जो मेमोरी ग्लैंड है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और मिल्क बाहर बेबी के माउथ में चला जाएगा। इसे कहते हैं लैक्टेशनल पीरियड, यानी कि बेबी को किस तरीके से मिल्क फीड कराया जाता है, दैट इज योर लैक्टेशनल पीरियड। अच्छा एक चीज और, जो स्टार्टिंग डेज है 6 मंथ, बेबी को मदर का ही मिल्क पिलाने के लिए सजेशन क्यों क्या दिया जाता है, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है मदर का, वो अगर आप देखोगे तो वो येलोइश कलर का होता है। उसके पीछे भी बहुत मेन रीजन ये है, क्योंकि उस मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि उस मिल्क के अंदर IgA यानी एंटीबॉडी पहले से ही बनी होती है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हैं तो उनके पास इम्यूनिटी नहीं होती है, यानी बाहर के पैथोजन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी नहीं होती है, तो उनको क्या है, वो डिपेंडेंट होता है अपनी पूरी तरीके से मदर के ऊपर। तो मदर के मिल्क के अंदर होता है IgA एंटीबॉडी, जो उन बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबीज को क्या करता है, बाहर के पैथोजन्स या अदर टाइप की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई भी आपके आस पड़ोस में भी न्यूबॉर्न बेबी को मदर का मिल्क नहीं फीड कराता है, उसकी जगह कुछ बाहर का या फिर एक्सटर्नल चीजें खिलाता है, तो आप उनसे कहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो आप ये सब मत करो, मदर का मिल्क पिलाओ, बच्चे के लिए वो हेल्दी है। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएंगी बायोलॉजी की, वो होंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, और मैं ये ट्राई करूंगा कि उसको भी मैं इसी तरीके से बहुत इजी वे में, इजी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑल द बेस्ट।